यस तो दोस्तों, कल हम लोग डिस्कस कर लिए थे अबाउट द हिस्ट्री ऑफ फंडामेंटल राइट, जिसमें हम लोग देखें कि फंडामेंटल राइट का शुरुआत कैसे हुआ है ना, इंडिया में कैसे शुरुआत हुआ। जैसे हम लोग देखे थे 1895 में बाल गंगाधर तिलक स्वराज बिल में सबसे पहली बार फंडामेंटल राइट्स का डिमांड करते हैं। ठीक है सर। फिर 1925 में एनी बेसेंट डिमांड करती है अपने कॉमनवेल्थ न्यूज़पेपर में। फिर हम लोग देखते हैं कि 1928 में, फिर 1931 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताया गया था कि 1931 में सर कराची सेशन में कांग्रेस जो है सबसे पहली बार डिमांड करते हैं। ठीक है, जिसका प्रेसिडेंट कौन थे? सरदार पटेल थे। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोग देख लिए थे, है ना। और आज के लेक्चर्स में हम लोग को पढ़ना है आर्टिकल 12। पहली बात तो ये रिवाइज करवा दूं मैं कि ये जो फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कौन से पार्ट में है? तो फंडामेंटल राइट्स हम लोग को पढ़ना है पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल्स कहां से कहां तक पढ़ना है बच्चों? आर्टिकल्स पढ़ना है 12 से लेकर के 35 तक, यानी कि 12 से लेकर के 35 तक पढ़ना है आर्टिकल। ठीक है, फंडामेंटल राइट। डन। फंडामेंटल राइट कहां से बोरो किया गया है? तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से फंडामेंटल राइट बोरो किया गया है। ठीक है ना। आते हैं आर्टिकल 12 पे। तो आर्टिकल 12 क्या है? आर्टिकल 12 क्या है? कुछ नहीं है। आर्टिकल 12 बोलता है कि हम लोग स्टेट किसको बोलेंगे, यानी कि आर्टिकल 12 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ स्टेट। डेफिनेशन ऑफ स्टेट कि ये जो स्टेट है ये क्या है, ये क्या है, स्टेट हम लोग किसको बोलेंगे, ये बताया गया है आर्टिकल 12 में। ठीक है, आर्टिकल 12 में बताया गया है कि स्टेट क्या होता है, स्टेट क्या है, इसका मीनिंग क्या है। तो इसको डिफाइन किया गया है आर्टिकल 12 में। तो क्या डिफाइन किया गया है? जितने भी एग्जीक्यूटिव हैं, जितने भी लेजिस्लेटिव हैं, ये सब जो है स्टेट के अंदर में आएंगे। ठीक है सर। जितने भी लोकल अथॉरिटी है ये सब के सब जो है स्टेट के डेफिनेशन के अंडर आएंगे, और अदर अथॉरिटी भी स्टेट के अंदर में आएंगे। तो फिर क्वेश्चन ये उठता है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया ना कि ये अदर अथॉरिटी क्या है सर, ये जो अदर अथॉरिटी है ये क्या है, तब एक केस जाता है 1989 में, जिस केस का नाम है सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है ये केस किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में 1989 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है इस अदर अथॉरिटी को डिफाइन करता है। क्या बोलता है? ये बोलता है कि वैसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का रिसोर्स लगा हो, जिसमें गवर्नमेंट का रिसोर्स लगा हो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या? कि उसका वो जो है अपने आप में फंक्शन कर रहा हो, उसका कोई फंक्शनिंग हो, फंक्शन कर रहा हो। तीसरा क्या? कि उसका कुछ ना कुछ प्रीवियस हिस्ट्री जरूर होना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ प्रीवियस हिस्ट्री जरूर होना चाहिए। ठीक है ना। मतलब कि ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिसमें गवर्नमेंट का रिसोर्सेज लगा हो, उसका कोई अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर उसका कोई फंक्शनिंग हो, एडमिनिस्ट्रेशन हो, ये याद रखेंगे। तीसरा क्या? कि अगर उसका कोई प्रीवियस हिस्ट्री होगा तो वो भी इसमें इंक्लूडेड होगा। कहने का मतलब क्या है कि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को स्टेट कहना होगा तो हम लोग के पास 3 कंडीशन है। पहला क्या है? पहला ये है कि गवर्नमेंट का रिसोर्सेज लगा हो भाई। दूसरा, उसका कुछ एडमिनिस्ट्रेशन हो और उसका कुछ प्रीवियस हिस्ट्री हो। तो अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल कर रहा है अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। ठीक है ना, स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। ठीक है। तो अगर मैं ये बोलूं कि स्टेट को डिफाइन किया गया कौन से केस में, तो सोम प्रकाश 1989 केस में जो है स्टेट को डिफाइन किया गया है। सोम प्रकाश 1989 में ये केस होता है। इसमें जो है अदर अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, फॉर एग्जांपल जैसे एनटीपीसी
एनटीपीसी हो गया, सीएसआईआर हो गया, इसरो हो गया, ओएनजीसी हो गया, ये सब जो है अपने आप में स्टेट है। क्यों? क्योंकि सर इसमें गवर्नमेंट का कुछ रिसोर्सेज लगा है, बिल्कुल लगा है, इसका अपना कोई ना कोई एडमिनिस्ट्रेशन होगा, बिल्कुल होगा, और इन सब का जो है अपना क्या है, प्रीवियस हिस्ट्री है। ठीक है, तो ये सब के सब जो है स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे, ये सब के सब स्टेट के डेफिनेशन में आएंगे अकॉर्डिंग टू सोम प्रकाश केस 1989। ठीक है ना। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही शानदार सा एक क्वेश्चन आता है, बड़ा ही शानदार सा ये क्वेश्चन आता है कि क्या बीसीसीआई स्टेट है? तो याद रहे जो बीसीसीआई है, जो बीसीसीआई है, ओके ठीक है, बीसीसीआई जो है वो स्टेट, उसको हम लोग नहीं बोलते हैं। ठीक है ना, बीसीसीआई क्या स्टेट है? तो बीसीसीआई जो है वो स्टेट के कैटेगरी में नहीं आता है। फिर क्वेश्चन आएगा कि क्या जुडिशियरी स्टेट है? क्या जुडिशियरी स्टेट है? नहीं, जुडिशियरी भी स्टेट नहीं है, जुडिशियरी स्टेट नहीं है। लेकिन 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 जुडिशियरी जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा होगा, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक होता है जुडिशियरी का पेपर होता है, ठीक है, तो जब जुडिशियरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा होगा तो उस टाइम पे जो है जुडिशियरी एज अ स्टेट काम करेगा, जुडिशियरी एज अ स्टेट काम करेगा। डन ना, यहां तक क्लियर हो गया? यहां तक क्लियर हो गया? आइए एक बार हम लोग रिवाइज करते हैं। आर्टिकल 12, कॉमन आर्टिकल 12 यानी कि आर्टिकल नंबर 12, आर्टिकल नंबर 12 क्या बताता है कि स्टेट कौन होगा कौन नहीं होगा, यानी कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट आर्टिकल 12 बोलता है, जिसके अंदर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव, जिसके अंदर सारे के सारे लोकल अथॉरिटी स्टेट कहलाएंगे, जिसके अंदर अदर अथॉरिटी भी स्टेट कहलाएंगे। फिर क्वेश्चन उठने लग गया कि सर आप ये बताइए कि अदर अथॉरिटी किसको बोलेंगे? तब ये केस जाता है सुप्रीम कोर्ट में, 1989 में ये केस जाता है, और ये केस का नाम क्या रहता है? तो सोम प्रकाश, सोम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें सुप्रीम कोर्ट डिफाइन क्या करता है कि जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, सुनो मेरी बात, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में गवर्नमेंट का जी रिसोर्सेज, जी आर का मतलब होता है गवर्नमेंट का रिसोर्सेज लगा हो, या फिर उसका कुछ अपना एडमिनिस्ट्रेशन हो, या फिर उसका कुछ ना कुछ प्रीवियस हिस्ट्री हो, पी भी मतलब PH लिखते हैं ना, प्रीवियस हिस्ट्री हो, तब हम लोग कह सकते हैं क्या कि हाँ वो स्टेट के अंडर में आएगा, स्टेट के डेफिनेशन में आएगा। इसके हिसाब से हम लोग बोलेंगे क्या इसरो, ISRO, क्या इसरो अपने आप में स्टेट है? तो हाँ सर स्टेट है, हाँ सर स्टेट है। क्यों है सर स्टेट? क्योंकि इसमें गवर्नमेंट का रिसोर्स लगा है, गवर्नमेंट का रिसोर्स लगा है, इसका अपना एडमिनिस्ट्रेशन है, बिल्कुल है सर, और इसका कुछ प्रीवियस हिस्ट्री है, बिल्कुल डन। तो इसरो जो है वो स्टेट के डेफिनेशन में आएगा, ONGC आएगा, CSIR आएगा, ठीक है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि क्या बीसीसीआई स्टेट के डेफिनेशन को फॉलो करता है, तो हम बोलेंगे नहीं, बीसीसीआई जो है स्टेट के डेफिनेशन में नहीं आएगा। ठीक है, ये अच्छे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। उसके बाद अगर मैं बोलूं कि क्या जुडिशियरी स्टेट है, नहीं, जुडिशियरी स्टेट नहीं है। जुडिशियरी जब अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहा होगा तब इसको बोलेंगे कि यस सर ये जो है स्टेट है। ठीक है, किसी को अगर पॉलिटी नहीं आता है तो अगर ये क्लासेस पूरा कर लेगा तो फिर पॉलिटी में कहीं दिक्कत नहीं होने वाले हैं। ठीक है ना, पॉलिटी में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएंगे, मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस लग जाने हैं। ठीक है ना, तो ये हुआ, हम लोग बिल्कुल एकदम बेसिक से शुरू किए, हम लोग बिल्कुल डीप में ले चलेंगे इसको। ठीक है, तो आर्टिकल 12 क्या है सर? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। इसमें एक इंपॉर्टेंट केस क्या है? सोम प्रकाश वर्सेस इंडियन यूनियन 1989। इसमें क्या हुआ था? तो इसमें सुप्रीम कोर्ट अदर अथॉरिटी को डिफाइन किया था, खत्म। क्या जुडिशियरी स्टेट है? जुडिशियरी स्टेट वैसे तो नहीं है, लेकिन जुडिशियरी अगर एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा तब वो स्टेट है, ऐसे स्टेट नहीं है, बीसीसीआई नहीं है। बीसीसीआई वाला क्वेश्चन आ रखा है पेपर में, ठीक है।
अच्छे पेपर में रखा है। इधर आइए, आर्टिकल 13। अब आर्टिकल 13 बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आर्टिकल 13 अब बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 13 क्या बोलता है? कुछ नहीं, ऐसा कोई भी लॉ, आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनाया गया हो, ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट बनाया गया हो, तो सुप्रीम कोर्ट अपना एक पावर जिसको बोलते हैं जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को कैंसिल कर सकता है, वॉइड कर सकता है। यही है आर्टिकल 13। क्या है कि स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाया जो कि अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, बहुत सिंपल है ना, बहुत सिंपल। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाया जो कि अगेंस्ट है फंडामेंटल राइट के, तो जुडिशियरी जो है अपना एक पावर यूज करके, जिस पावर का नाम है जुडिशियल रिव्यू करके, उस लॉ को वॉइड या फिर नल घोषित कर सकता है। आर्टिकल 13 यहां पे खत्म हुआ, ठीक है। लेकिन इसके अंदर अभी हम लोग और पढ़ेंगे आर्टिकल 31 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2, ठीक है। आर्टिकल 12 क्या है? तो सर आर्टिकल 12 आप बताए थे डेफिनेशन ऑफ स्टेट, ओके गॉट इट। आर्टिकल 13 क्या है कि अगर स्टेट ऐसा कोई भी लॉ बनाया जो कि फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, तो जुडिशियरी उसको नल या वॉइड घोषित कर सकता है, ठीक है। कौन से पावर का यूज करके? जुडिशियल रिव्यू पावर का यूज करके। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग लिए कहां से है? अमेरिका से लिए हैं, ठीक है ना। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग कहां से लिए हैं बच्चों? अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 क्या कहता है सर? कि अगर कोई भी स्टेट कोई भी लॉ बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, तो सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करके उस लॉ को वॉइड घोषित कर सकता है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हम लोग अमेरिका से लिए हैं, ठीक है। कहां से लिए हैं? अमेरिका से लिए हैं। खत्म। अब देखो, आर्टिकल 13 हो गया। आर्टिकल 12 में क्या पढ़े थे? डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सोम प्रकाश इसमें केस था 1989, जिसमें अदर अथॉरिटी को डिफाइन किया गया था। वेरी गुड। अब हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 13 क्लॉज 1। आर्टिकल 13 क्लॉज 1, अब ये बहुत ही सिंपल है। जैसे पहले यहां देख लेते हैं। आर्टिकल 13 हम लोग देख लिए ना, आर्टिकल 13 हम लोग देख लिए। आर्टिकल 13 क्या देखें कि स्टेट अगर सॉरी, स्टेट अगर कोई भी ऐसा लॉ बनाता है जो कि डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट, या फिर ये बहुत हैवी वर्ड हो गया ना, डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट नहीं, डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, ठीक है। अगेंस्ट एफआर, एफआर का मतलब फंडामेंटल राइट। तो क्या होगा? तो क्या होगा, इस लॉ को सुप्रीम कोर्ट अपना पावर जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, पूरा स्पेलिंग नहीं लिख रहे, ठीक है, हम लोग को समय बचाना है, जुडिशियल रिव्यू के हेल्प से उस लॉ को वॉइड या फिर नल घोषित कर सकता है। ये आर्टिकल 13। अब इसी में आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है? 13 देखो, ऐसे ऐसे 13 हो गया, इस पहला ब्रैकेट को बोलते हैं क्लॉज। अगर इसके बाद अगर ये आ गया तो इसको बोलेंगे सब क्लॉज, क्लॉज सब क्लॉज, ठीक है। आ जाओ, तो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मान लो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर कोई लॉ रहा होगा, ठीक है, और बाद में पता चला कि ये जो लॉ है ना वो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तब इस लॉ को खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो और बाद में पता चला कि अच्छा ये लॉ जो है, अभी पता चला कि ये लॉ जो है वर्तमान के फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, ठीक है, तो इस लॉ को जो है खत्म कर दिया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। यानी कि अगर हम बोले कि मान लो ये लॉ है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, एफआर है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं इक्लिप्स। इक्लिप्स मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स का नियम बोलते हैं। मतलब कि ऐसा कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो उस पे फंडामेंटल राइट का ग्रहण चढ़ जाएगा, है ना। बड़ा शानदार सा लॉ है।
उस पर फंडामेंटल राइट का ग्रहण चढ़ जाएगा और उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ठीक है। और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, गॉट इट ना। सुप्रीम में कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। फंडामेंटल राइट पे कोई भी ऐसा लॉ जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में हो तो फंडामेंटल राइट का ग्रहण चढ़ जाएगा उस पे, उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा, गॉट इट, ठीक है ना। देखो आर्टिकल 13 क्लॉज 1 क्या बोलता है कि कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कोई भी उसका पार्ट या फिर पूरा का पूरा लॉ अगर डेरोगेटरी का मतलब होता है अगेंस्ट द फंडामेंटल राइट, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको वाइड घोषित कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसे वाइड घोषित कर सकता है। इसी में एक थ्योरी दिया गया जिसका नाम है डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, जिसको हम लोग अभी डिस्कस किए, ठीक है। ये है 13 क्लॉज 1 कि अगर कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले बना हो, ठीक है, पहले बना हो, उसका कोई भी एक पार्ट या फिर पूरा का पूरा लॉ अगर फंडामेंटल राइट अभी के वर्तमान के फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट में होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है उसको नल या वाइड घोषित कर देगा। यही लॉ है। आसान है ना? वेरी गुड, बहुत आसान है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं आगे। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 13 क्लॉज 2। 13 क्लॉज 2, 13 क्लॉज 2 में क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोल रहा है। कोई भी ऐसा लॉ जो पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद बनाया गया हो या फिर अभी बनाया गया हो तो उस पूरे लॉ को क्या कर दिया जाएगा? वाइड कर दिया जाएगा। इसको बोलते हैं, इसमें एक थ्योरी दिया गया है डॉक्ट्रिन ऑफ सर्वेबिलिटी। इसका मतलब क्या है कि मान लो कि अभी कोई लॉ बना, ठीक है, अभी कोई लॉ बना, इसका जो है इतना पार्ट जो है, इस लॉ का इतना पार्ट क्या है? फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो इस पार्ट को क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा, ठीक। आर्टिकल 13 क्लॉज 2 समझ में आ गया? पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ डन। तो अब क्या हुआ ना कि जब सॉरी, अब क्या हुआ कि अब बार बार ये लॉ 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 जब कहा जा रहा था तो अब जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर क्या किए? इस लॉ को डिफाइन किए कि आखिरकार इस लॉ जो लॉ हम लोग बोल रहे हैं ना, इसका डेफिनेशन क्या है? कब हम लोग कहेंगे कि ये लॉ है? तो याद रहे, गवर्नमेंट लॉ कवर करता है गवर्नमेंट के द्वारा कोई सा भी एक्ट, रूल, लॉ, ऑर्डर, ऑर्डिनेंस, नोटिफिकेशन और कस्टम, ये सब जो है लॉ के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बोलता है? डेफिनेशन ऑफ लॉ, कोई सा भी एक्ट, कोई सा भी रूल, लॉ, बाई ऑर्डर, बाई ऑर्डिनेंस, बाई नोटिफिकेशन, बाई कस्टम, गवर्नमेंट के द्वारा दिया गया हो, तब हम लोग कहेंगे कि ये सब जो है लॉ के डेफिनेशन में आएगा, ठीक है। एक बार यहां ध्यान दो, हम लोग पढ़ रहे थे आर्टिकल नंबर 13। आर्टिकल 13 क्या बोलता है कि कोई भी स्टेट ऐसा लॉ बनाएगा जो कि अगेंस्ट होगा एफआर के, तो उस लॉ को कैंसिल कर दिया जाएगा। इसमें हम लोग 3 लॉ आर्टिकल पढ़े, आर्टिकल 13 क्लॉज 1, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पढ़ लिए, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 पढ़ लिए। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 क्लॉज 3 लॉ क्या होता है उसके बारे में बता रहा है, यानी डेफिनेशन दे रहा है सर। ओके, गॉट इट। आर्टिकल 13(2) क्या बोल रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद भी अगर कोई लॉ ऐसा आएगा तो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले अगर कोई लॉ होगा तो उसको भी कैंसिल कर दिया जाएगा। आसान है ना? गुड। अब देखो, नहीं ये नहीं, पीछे पीछे। अब जब लॉ वाला टॉपिक खत्म हुआ ना, तब एक क्वेश्चन उठने लग गया कि क्या हम लोग जो कॉन्स्टिट्यूशन में सुधार करते हैं ना, जो अमेंडमेंट करते हैं, क्या वो लॉ के अंडर आएगा? क्या वो लॉ के डेफिनेशन को फुलफिल करता होगा? अब ये क्वेश्चन उठ गया कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को लॉ हम लोग बोलेंगे? तो ये क्वेश्चन उठने लग गया कि इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लॉ? क्या जो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट होता है क्या वो लॉ के अंडर में आता है, लॉ के डेफिनेशन में आता है? तब एक केस हुआ, शंकरी प्रसाद केस 1951 में। इंपॉर्टेंट है, शंकरी प्रसाद केस होता है 1951 में। इसमें बोला, सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि ना भाई ये लॉ के अंडर में नहीं आता है। फिर सज्जन सिंह केस वर्सेस राजस्थान होता है 1965 में, इसमें ही बोला जाता है कि नहीं। लेकिन
फिर एक केस होता है गोलकनाथ केस। अब क्योंकि हम लोग को पता है ना कि सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को वापस से रिवाइज करने का पावर रखता है, ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे जुडिशरी वाले सेक्शन में, ठीक है ना। तो इन दोनों केस में क्या बोला सुप्रीम कोर्ट कि ना भाई ये नहीं है। लेकिन बाद में जब गोलकनाथ केस होता है 1967 में, गोलकनाथ केस कब हुआ? 1967 में हुआ। जब ये गोलकनाथ केस होता है तो बोलता है कि यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। थोड़ा सा खांसी है मेरे को, है ना। तो ये समझ में आ गया कि यस, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन को फुलफिल करता है। तो अब बड़ा दिक्कत हो गया, बहुत दिक्कत हो गया। अब हुआ क्या कि उस टाइम पे क्या था ना कि इंदिरा गांधी और जुडिशरी में बड़ा टिंग टोंग चला करता था, ठीक है। तब इंदिरा गांधी बोली कि हैं ऐसे कैसे। तब जो है इंदिरा गांधी आयरन लेडी जो है 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट करती है और इसी आर्टिकल में एक क्लॉज डाल देती है 13 क्लॉज 4 और बोलती है कि है, ये बोल देती है कि ये 13 क्लॉज 4 जो है ये अधिकार देता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन को फुलफिल नहीं कर रहा है, डेफिनेशन में नहीं आएगा। दिखा लड़ाई। सुप्रीम कोर्ट बोला कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे यस, थर्मामीटर लगाकर चेक कर सकते हैं कि ये अमेंडमेंट ठीक हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर इंदिरा गांधी बोली अच्छा ओके, मेरे से बहादुरी, ओके 13 क्लॉज 4, 13 क्लॉज 4 में क्या बोल दी कि जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, वो डेफिनेशन ऑफ लॉ के अंडर में नहीं आएगा, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट बोला ओके मैडम जी, ओके, नाइस 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 परफॉर्मेंस, नाइस परफॉर्मेंस। तो जब ये बोल दी तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का हाथ भाई बंध गया, जब आर्टिकल ही जुड़ गया 13 क्लॉज 4 कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है, ठीक है। उसके बाद एक बहुत भयानक केस होता है केशवानंदा भारती केस, पूरा पॉलिटी में उसका हम लोग बात करेंगे, है ना। केशवानंदा भारती केस कब हुआ? 1973 में हुआ केशवानंदा भारती केस। केशवानंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोला कि भैया ऐसा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट खूब करो, धुआं धुआं कर दो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करते वक्त आपको यह ध्यान रखना होगा कि उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हार्म ना पहुंचे, है ना। अब सुप्रीम कोर्ट क्या दाव खेला कि थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर दे दिया कि आप अमेंडमेंट करो, लेकिन अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे थोड़ा भी आंच आया तो फिर सुप्रीम कोर्ट, फिर जुडिशियरी जो है एंट्री करेगा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। सुप्रीम कोर्ट क्या किया कि जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको डिफाइन नहीं किया, बोला कि हम करेंगे डिफाइन, अभी नहीं करेंगे, टाइम आने पे करेंगे, ठीक है। तब इंदिरा गांधी बोली ना भाई ना ना ना, जुडिशियरी के पास बहुत दिमाग है, हमसे भी ज्यादा दिमाग है ना। थ्योरी ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, अब बेसिक स्ट्रक्चर में कोई बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया सुप्रीम कोर्ट, बोला कि टाइम टू टाइम इसको डिफाइन करेंगे, अभी डिफाइन नहीं करेंगे। अब जब भी इंदिरा गांधी या फिर जब भी कोई गवर्नमेंट कोई लॉ निकालेगा, बेसिक स्ट्रक्चर कैंसिल, बेसिक स्ट्रक्चर कैंसिल। दिमाग दिख रहा है? वेरी नाइस। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट्स बट कैन नॉट चेंज द बेसिक स्ट्रक्चर, और बेसिक स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं किया। जब मन करता है नो 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 नो, बेसिक स्ट्रक्चर नॉट अमेंडमेंट। तो बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? बेसिक स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम डिफाइन किया गया है, जैसे बोला गया है डेमोक्रेटिक, फेडरल नेचर, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी, इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन, फेयर इलेक्शन, ये सब में अभी तक यूज किया गया है। यानी कि डेमोक्रेटिक, फेडरल नेचर आप चेंज नहीं कर सकते हो, जुडिशियरी को आप इंडिपेंडेंट रखना, डिपेंडेंट नहीं बना सकते हो, है ना। इलेक्टेड हेड ऑफ द नेशन, नेशन का जो हेड होगा वो इलेक्टेड होगा, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है। फेयर इलेक्शन करवाना है, ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में आता है, ठीक है। तो अभी तक ये सब सुप्रीम कोर्ट जो है अभी तक ये सब जो है अप्लाई कर चुका है। आसान है ना, ठीक है, डन। यहां तक बात समझ में आ गया। एक बार और देखो, एक बार और देखो। जैसे हम क्या बोले कि इंदिरा गांधी जो है 24th अमेंडमेंट एक्ट करके जो है 24 अमेंडमेंट एक्ट करके, यहां ध्यान दो, इंदिरा गांधी जो है 24th अमेंडमेंट एक्ट 1971 करके आर्टिकल 13 क्लॉज 4 को इंसर्ट कर देती है, जिसमें बोलती है कि भैया ऐसा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है डेफिनेट, क्या हुआ, हाँ, ठीक है, जिसमें क्या बोला गया
कि ये जो है लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है। उसके बाद हम लोग देखें कि केशवानंद भारती केस होता है 1973 में, जिसमें बोल दिया कि भैया बेसिक स्ट्रक्चर दिया गया था और बेसिक स्ट्रक्चर को टाइम टू टाइम डिफाइन किया गया। ठीक है, अब हमारा ये आर्टिकल 13 जो है वो खत्म हो गया, तो इसको सीधा करिए ना, 1 मिनट। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। आर्टिकल 13 हो गया। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है यहां से पार्ट बाय पार्ट। जैसे आर्टिकल 40 हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी? हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। कौन से पार्ट में है? थर्ड पार्ट में। कितने आर्टिकल्स पढ़ने हैं? 12 से लेकर के 35 तक पढ़ने हैं। इसका कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ठीक है, अभी तक हम लोग क्या पढ़ लिए? आर्टिकल 12 पढ़ लिए, जिसमें हम लोग देखे कि स्टेट का डेफिनेशन क्या होता है। डेफिनेशन ऑफ स्टेट हम लोग देख लिए, है ना, जिसमें एक बहुत शानदार सा केस पढ़े थे, सोम प्रकाश केस 1989 में पढ़े, जिसमें सुप्रीम कोर्ट जो है अदर अथॉरिटी को डिफाइन करता है। इसी में 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि क्या बीसीसीआई स्टेट है? तो बीसीसीआई स्टेट नहीं है। क्या जुडिशियरी स्टेट है? तो जुडिशियरी भी स्टेट नहीं है, लेकिन जब जुडिशियरी अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम करेगा तब उसको हम लोग स्टेट मानेंगे। डन, ये आर्टिकल 12 हो गया हमारा, आर्टिकल 12 हो गया। उसके बाद आर्टिकल 13 हम लोग पढ़े कि स्टेट कोई भी ऐसा लॉ बनाएगा जो कि फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट होगा, डेरोगेटरी और इनकंसिस्टेंट होगा, तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट अपना जुडिशियल रिव्यू का पावर यूज करते हुए उस पूरे लॉ को क्या कर सकता है? वाइड घोषित कर सकता है, नल घोषित कर सकता है। इसके अंदर हम लोग और क्या पढ़े थे? आर्टिकल 13 क्लॉज 1 पढ़े थे, आर्टिकल 13 क्लॉज 2 पढ़े थे, आर्टिकल 13 क्लॉज 3 पढ़े थे और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 पढ़े थे बाय 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, है ना, बाय इंदिरा गांधी, जिसमें देखिए कि कोई भी ऐसा लॉ जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले आया हो उसको कैंसिल कर दिया जाएगा, अगर वो अगेंस्ट होगा तब। बाद आया हो, अगेंस्ट हो, तब भी कर दिया जाएगा। आर्टिकल 13 क्लॉज 3 में क्या बोल रहा है? इसमें लॉ को डिफाइन किया गया, है ना। और आर्टिकल 13 क्लॉज 4 क्या बोला गया है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ के डेफिनेशन में नहीं आता है। ठीक है, यहां तक हम लोग पूरा पोस्टमार्टम कर दिए। अब हम लोग को आगे देखना है, अब हम लोग को पार्ट्स देखना है। जैसे आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, कितना आर्टिकल है इसके बीच में? बताइए, आप बताइए कितना आर्टिकल है इसके बीच में? टोटल 5 आर्टिकल इसके बीच में, 4 आर्टिकल नहीं है। टोटल कितना आर्टिकल है? 5 आर्टिकल है। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18, टोटल 5 आर्टिकल्स है। 14 भी है और 18 भी है। इसके बीच में पढ़ना है राइट टू इक्वालिटी, फिर 19 से 22 तक पढ़ना है हम लोग को राइट टू फ्रीडम, 23-24 पढ़ना है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, 25-28 पढ़ना है हम लोग को फ्रीडम ऑफ रिलीजन, 29 से 30 पढ़ना है कल्चरल एजुकेशन और 32 पढ़ना है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, जिसको बोला गया है सोल ऑफ द फंडामेंटल राइट बाय B.R. अम्बेडकर। ठीक है, अब कल हम लोग क्या पढ़ेंगे? कल हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 में क्या बताया गया है? तो आर्टिकल 14 में बताया गया है राइट टू इक्वालिटी, यानी कि इक्वल बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। ठीक है, तो आज का लेक्चर्स हम लोग यहीं तक कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग रिवाइज करेंगे घर पे जाकर के और फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।